तो मैं बच्चों आपको 17 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट के जो कुछ क्वेश्चन हैं, मतलब जिनमें बच्चों को थोड़ी दिक्कत आ रही थी, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। और बच्चों मतलब कि थोड़ा गाड़ी वगैरह की आवाज़ आ रही होगी, तो उसको आप थोड़ा सा मतलब ध्यान में दीजिएगा, क्योंकि अभी मैं थोड़ा अपने घर पे नहीं हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग उसको थोड़ा सा मतलब ध्यान में दीजिएगा, आप लोग कॉपी पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना बच्चों। तो हम लोग प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये दिया है कि यदि 8 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 40% है, तो कितने वर्षों में यह मूलधन के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। क्या बोला है कि यदि कोई मान लीजिए, यदि कोई मान लीजिए मूलधन है, ठीक है ना, उस पर जो ब्याज मिलता है 8 वर्षों में, वो मूलधन का 40% है, ठीक है ना। तो कितने वर्षों में वह ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, ये बोला है, ठीक है। तो हम लोग मान लीजिए मानते हैं, और मान लेते हैं कि माना मूलधन क्या होता है, P होता है बराबर 100, ठीक है ना बच्चों। तो क्या बोला है, 8 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 40% है, तो इसका 40% हम लोग निकालते हैं। 100 का 40% क्या होगा, 100 का 40% क्या होगा, 40 ही होगा। 100 का 40% क्या होगा, 40 होगा, ठीक है ना। तो ये कितने वर्षों में है, ये 8 वर्षों का मूलधन, 8 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 40% है, मतलब ये जो 40 है ये 8 वर्षों में आया है। तो ये 8 वर्षों में 40 हुआ है, तो ये एक वर्ष में कितना होगा, ये एक वर्ष में कितना होगा, हम लोग 8 से भाग करेंगे, तो क्या होगा, एक वर्ष में 5 होगा, ठीक है ना। ये एक वर्ष में 5 होगा। अब क्या क्या बोला है कि तो कितने वर्षों में ये मूलधन के बराबर हो जाएगा, तो एक वर्षों में 5 हो रहा है, तो बोला है कि वो कितने वर्ष में मूलधन क्या है, 100 के बराबर हो जाएगा। कितने वर्षों में होगा 100 के बराबर, हम लोग मूलधन में भाग दे देंगे, कितने वर्षों में, 20 वर्षों में, ठीक है ना बच्चों। 20 वर्षों में वो मूलधन के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्रश्न मतलब थोड़ा सा मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस थोड़ा सा ये समझना है, ठीक है ना, कि प्रश्न में क्या बोल रहा है, ठीक है। प्रश्न में क्या बोला है कि 8 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 40% है, तो हम लोगों ने मूलधन मान लिया है 100, ठीक है ना। तो 100 का 40% क्या होगा, 40 ही होगा। तो ठीक है, 40 ही होगा, मतलब कि 40 ब्याज मिल रहा है, ठीक है ना, 8 वर्षों में। तो एक वर्षों का ब्याज हम लोग ज्ञात कर लेंगे, तो हम लोग 40 में 8 का भाग करेंगे, तो एक वर्ष का ब्याज क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है ना बच्चों। तो एक वर्ष का 5 आ रहा है, तो हमको ज्ञात करना है जब एक वर्ष में 5 मिल रहा है, तो यही ब्याज कितने वर्षों में मूलधन यानी 100 के बराबर हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मूलधन में 5 का भाग कर देंगे, मतलब क्या, 20 वर्षों में 100 के बराबर हो जाएगा। आप लोग ऐसे भी देख सकते हो कि एक वर्ष में 5 मतलब 10 वर्ष में 50 और 20 वर्ष में 100, ऐसे भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना बच्चों। तो इस प्रश्न को समझने में अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग बताइएगा, ठीक है ना बच्चों, हम इसको और अच्छे से पूरा लिख करके बताएंगे, ठीक है ना बच्चों। बच्चों जिन प्रश्नों में मतलब थोड़ा ज़्यादा लिखना है, तो उन प्रश्नों को मैंने पहले ही लिख लिया है, ठीक है ना बच्चों, ताकि मतलब आपको मैं अच्छे से बता सकूं और लिखने में मेरा मतलब मोबाइल इधर उधर हिले ना, ठीक है ना बच्चों। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 8 पढ़ते हैं। ये क्या दिया है कि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 4058 है, ठीक है ना। उस धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करिए, ठीक है ना। ये क्या बोला है, ये बोला है कि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज इतना मिल रहा है, ठीक है ना। तो जो धनराशि है उसी पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज मतलब पूछा है क्या होगा, जो साधारण ब्याज है वो पूछा है क्या होगा, ठीक है ना। तो मिश्र धन हमेशा ये होता है, हम लोग मान लेते हैं, माना मिश्र धन ए है, तो मूलधन क्या होगा, मूलधन P होता है। तो जो मिश्र धन होता है वो क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है, यही होता है ना। मिश्र धन जो होता है वो मूलधन और प्लस ब्याज होता है। तो हमने आपको बताया है कि इसके पहले ही हमने आपको प्रश्न में बताया है, ठीक है ना, कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, हमारे 3 साल का निकालना है, और मान लीजिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर कितना परसेंट है, 8%। तो P और 108/100, 108/100, 108/100 ऐसे 3 बार कर देंगे, क्यों, क्योंकि 3 बार क्योंकि 3 वर्षों का निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि हमको 3 वर्षों का निकालना है, ठीक है ना बच्चों। तो हम लोग ऐसे ऐसे ही कर लेंगे। अगर ये आपको समझ नहीं आएगा तो बताइएगा, इसको हम और अच्छे से बताएंगे। पिछली वीडियो में मैंने बताया है, इसलिए उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना बच्चों। लेकिन फिर भी अगर समझ में नहीं आया होगा तो बताइएगा, हम और अच्छे से इसको बताएंगे, ठीक है ना बच्चों। अगर चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है ना, यदि मान लीजिए अगर आपको 2 वर्षों का निकालना होता, तो मूलधन गुणे हम इसको 2 बार करते हैं, 108 गुणे 100, 108/100, 108/100, और ये 108 इसलिए किए हैं क्योंकि 100 तो मूलधन है ही, और उसमें 8% ब्याज लग रहा है, इसलिए इसको 108 हो गया है, ठीक है ना बच्चों। ऐसे यहाँ भी 108 हो गया है, यहाँ भी 108 हो गया है, ठीक है ना। और उसके बराबर क्या होगा,
मिश्र धन, ठीक है ना, बराबर जो मिश्र धन मिलेगा हमको वो होगा, ठीक है ना। पर हमको क्या दिया है, हमको दिया है ब्याज दिया है, तो हम लोग यहाँ पर मिश्र धन की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बराबर क्या लिख सकते हैं, पी प्लस ब्याज। तो पी लिख लेंगे और ब्याज दिया है 4058, तो उसका ब्याज का मान लिख लेंगे। और ये यहाँ पर हम लोग काटेंगे इसको, जो ये 4 से काटेंगे तो 27 बार में, ये 25 बार में, ये 27, ये 25, ये 27, ये 25, तो ये 3 बार 27 है, ये 25 3 बार है, ये 27 का क्यूब हो जाएगा, ये 25 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 27 का क्यूब हम लोग निकाल लेंगे। बच्चों आप लोग ना 30 तक ना क्यूब मतलब याद कर लेना, 30 तक क्यूब याद कर लेना, और कम से कम 40 तक, ठीक है ना, वो वर्ग याद कर लेना, ठीक है ना। तो 27 का हम लोग क्यूब निकालेंगे, लिखेंगे, तो यहाँ ये हो जाएगा, 25 का क्यूब ये होगा, ठीक है। और यहाँ पर ये ऐसे रहेगा। अब फिर इसका गुणा हम लोग इसमें करेंगे, ठीक है ना। और इसका इसमें होगा ही, तो इसका इसमें करेंगे तो ये 19,683 पी हो जाएगा। और इसका 15,625 का इस पी में करेंगे तो 15,625 पी हो जाएगा। और इसका गुणा इसमें करेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि करेंगे ना तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और जब इतना बड़ा गुणा कभी भी अगर किसी भी सवाल में आया उसको करना नहीं है, ऐसे लिख देना है, क्योंकि वो आगे पक्का कट जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसको ऐसे लिख दिए कि गुणा किए नहीं, ठीक है, कि गुणे के रूप में हम लोग लिख दिए है, ठीक है बच्चों। तो अब ये वाला पी है, ये इधर आके इसमें माइनस होगा, ठीक है। तो ये इधर आ गया, इसमें माइनस हुआ है, ठीक है ना बच्चों। अब माइनस होगा तो ये 4058 पी आएगा, ठीक है। और इधर क्या है, 4058 गुणे 15,625, तो 4058 यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, देखा ना कट गया बच्चों। तो पी बराबर क्या आ गया, 15,625। तो मूलधन क्या आ गया, 15,625 हमारा मूलधन आ गया। अब प्रश्न में क्या बोला है बच्चों, प्रश्न में बोला है कि उसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो वही धनराशि क्या है, पी, मतलब 15,625 जो मूलधन है, इसी पर हमको 10% से 4 वर्षों का साधारण ब्याज निकालना है। तो एक वर्ष का 10% है, तो 4 वर्ष का 40% हो जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज में ब्याज जुड़ जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो एक वर्ष का 10%, तो 4 वर्षों का ब्याज सर 40% होगा। तो 15,625 का 40% हम लोग निकालेंगे तो आ जाएगा 6,250 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको बच्चों समझ में आया होगा, ठीक है ना बच्चों। अगर समझ में नहीं आया तो बताइएगा, ठीक है। इसको और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल बच्चों को बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है, ठीक है ना, और बताना है जरूर। कोई भी किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो तुरंत बताना है बच्चों, ठीक है ना। आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9, ठीक है ना। इसमें क्या दिया है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक है और दुकानदार 25 रुपये का लाभ प्राप्त करता है, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, ठीक है ना। ये प्रश्न देखिए ये 2 प्रश्न हो गए। देखिए एक ये प्रश्न के, ये भी प्रश्न बच्चे आराम से कर सकते थे, बस थोड़ा उनके दिमाग में आया नहीं, क्योंकि थोड़ा मॉक का प्रेशर होता है ना, इसलिए। और ये भी प्रश्न है बच्चे, जब मैं बता दूंगा तो बच्चों को लगेगा कि हाँ मैं कर सकता था इसको, ठीक है ना। तो कोई नहीं, इस टाइप के प्रश्न को आराम से ध्यान से देखना है, फिर अगले मॉक में ऐसे धड़ल्ले से इसको उड़ा देना है, फूंक के उड़ा देना है, ठीक है ना बच्चों। देखते प्रश्न क्या दिया है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक है और दुकानदार 25 रुपये का लाभ प्राप्त करता है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना क्रय मूल्य क्या हो गया, 100 हो गया। तो जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से 15% अधिक है, तो क्रय मूल्य 100 हो गया, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 115, ठीक है ना बच्चों। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या है 15 और क्रय मूल्य 100, तो घटाएंगे 15, तो क्या आएगा, घटा के 15, और क्या हो गया, लाभ क्या है 15, और लाभ का मान यहाँ कितना दिया है, 25 रुपये दिया है, ठीक है ना बच्चों। तो मतलब कि 15 बराबर 25 रुपये हो गया, 15 बराबर 25 रुपये हो गया, ठीक है ना बच्चों बाहर थोड़ा बच्चे शोर कर रहे हैं ना, उसको आप थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, ठीक है ना बच्चों। मेरी आवाज़ को अच्छे से सुनने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना बच्चों। तो 15 बराबर 25, ठीक है। तो हमको किसका मान निकालना है, मैंने देखा है जो बच्चे क्वेश्चन गलत किए थे उसमें बच्चे ना 100 का मान निकाले, इसलिए उनका आंसर नहीं आया। पर हमको क्रय मूल्य का मान नहीं निकालना है, हमको विक्रय मूल्य का मान निकालना है, इसीलिए हम 115 का मान निकालेंगे। तो 115 बराबर 25 और ये 15 नीचे आ जाएगा, 125/15 गुणे 115, तो क्या आ जाएगा, ये 5 से कट जाएगा 3 बार में, ये भी 5 से 5 बार में, तो 115 का 5 में गुणा होगा 575 और बट्टे 3, इसको काटेंगे हम लोग तो 191.67 रुपये विक्रय मूल्य आएगा, ठीक है ना। मुझे पता है ये क्वेश्चन बच्चे कर सकते थे, मैंने देखा है बच्चे ने मतलब यहाँ पर क्रय मूल्य निकाला है, इसलिए बच्चे का आंसर क्या आया है, 166.66 आंसर बच्चे का आया था, ठीक है ना। तो कोई नहीं बच्चों, इस टाइप के प्रश्न को ध्यान से करना है, ठीक है ना।
अगर ये प्रश्न समझने में कोई भी दिक्कत हुआ होगा तो बच्चों ज़रूर बताना, ठीक है। प्रश्न कैसा भी होगा, समझ में नहीं आया बच्चों को तो बताना है, और अच्छे से स्माइल करते हुए, दाँत दिखाते हुए पढ़ना है, ठीक है ना बच्चों। देखिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन भी बच्चे आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। बच्चों को जब मैं मतलब बता दूंगा तो आराम से कर लेंगे, ठीक है ना बच्चे। तो देखिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के एक गोले को 64 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु में ढाला जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करिए, ठीक है ना। देखिए बच्चों, आपको क्या दें, अगर कोई मान लीजिए शंकु है, अर्धगोला है, कुछ भी है, ठीक है ना। अगर उसको काट करके या फिर उसको पिघला करके, मतलब उसको पिघला करके कोई दूसरा चीज़ माने बनाया जाता है, ठीक है ना। तो पहले का जो आयतन होगा और दूसरे का जो आयतन होगा, दोनों का आयतन समान होगा, ठीक है ना बच्चों। मतलब अगर एक वस्तु से उसको पिघला करके कोई दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो उससे आयतन नहीं बदलता, आयतन समान ही होता है, ठीक है ना बच्चों। आयतन मतलब क्या होता है कि जितनी मतलब मटेरियल, जिस मटेरियल से वो वस्तु बनी है, तो मान लीजिए अगर कोई मान लीजिए 1 किलो कोई लोहा है, ठीक है ना। वो मान लीजिए लोहा मान लीजिए गोलाकार है, तो लोहे को मान लीजिए पिघला करके मान लीजिए उसको शंकु बनाया गया लोहे से, तो उसको शंकु बना देंगे तब भी वो लोहा मतलब 1 किलो का ही होगा ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी होता है। अगर किसी का मान लीजिए कोई वस्तु हमारे गोला है, उसको पिघला करके कोई और चीज़ बनाया गया, तो जो गोले का आयतन होगा वो वही सेम आयतन वो जो शंकु बनाएंगे पिघला करके उसका भी होगा, ठीक है ना। ये दिमाग में रखना है, ये सब प्रश्न आराम से हो जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। अब देखते हैं प्रश्न को क्या बोला है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अर्धगोले को पिघला करके क्या बनाया जा रहा है, लंबवृत्तीय शंकु बनाया जा रहा है जिसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो मतलब दोनों का आयतन बराबर होगा। तो हम पहले लिख लेते हैं क्या, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बराबर किस में बदला जा रहा है, शंकु में, शंकु का आयतन, ठीक है ना बच्चों। दे देखते हैं, अगर देखिए अगर इसमें मान लीजिए बोलता है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्धगोले को मान लीजिए कि 8 छोटे छोटे ये शंकुओं में मान लीजिए बदला जाता है, तो जो जितने में बदला जाएगा यहाँ पर उतना का गुणा कर देंगे, ठीक है ना बच्चों। ऐसे करना है। पर यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ही शंकु बनाया गया है एक अर्धगोले को पिघला करके, तो किसी का गुणा नहीं करेंगे। अब अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अब क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई और आर स्क्वायर, इसको मान लेते हैं हम, इसको अब मान लेते हैं R1 मान लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसकी त्रिज्या अलग होगी, इसकी त्रिज्या अलग होगी, ठीक है ना। R1 स्क्वायर H, ये हम लोग ये मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अब प्रश्न में जो मान दिया है वो मान रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, सॉरी ये पूरा नहीं कटेगा, यहाँ पर केवल 3 कटेगा, यहाँ 3 कटेगा, यहाँ से 3 कट जाएगा, ठीक है ना। ये पाई कट जाएगा, ये पाई कट जाएगा, बचा क्या 2R क्यूब, और यहाँ पर क्या बचा R1 स्क्वायर H, ठीक है ना। अब त्रिज्या यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसकी अर्धगोले की क्या है 8 है, कर लेंगे 8 गुणे 8 कर लेंगे, और ये हमको ज्ञात नहीं है, इसको ऐसे लिख देंगे R1 स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि हमको यही ज्ञात करना है, शंकु की त्रिज्या ज्ञात करना है, और इस शंकु का ऊंचाई दिया क्या 64, ठीक है ना। और यहाँ क्या ये 8 से ये 8 है 64, और ये 8 से ये कट जाएगा। अब क्या होगा R1 स्क्वायर बराबर 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो R1 का मान क्या आ गया 4 आ गया, तो ये क्या होगा हमारा आंसर, ठीक है ना बच्चों। तो समझ गए होगे इस टाइप का प्रश्न को कैसे करना, कुछ नहीं करना ना। अगर किसी भी वस्तु को पिघलाकर कोई दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो दोनों का आयतन बराबर होता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर अर्धगोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, यहाँ पर अर्धगोले का आयतन का सूत्र रख देंगे, यहाँ पर शंकु का आयतन का सूत्र रख देंगे, उसके बाद जो कटेगा दोनों में से काट देंगे और फिर मान रख देंगे, फिर यहाँ पर R1 का मान हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है ना बच्चों। इस प्रश्न को समझने में कोई भी दिक्कत हुआ होगा और बताइएगा, इसको और अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 13, ठीक है ना। इस प्रश्न को देखकर आपको डरना नहीं कि मैंने इतना सारा लिखा है, ठीक है ना, यहाँ भी थोड़ा लिखा है, ठीक है ना। और बच्चों मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा है, ये मत सोचिएगा कि सर जी पेज बचा रहे थे इसलिए यहाँ लिख दिया, वो ना बच्चों मैं पहले सारे प्रश्न लिख देता हूँ ना, उसके बाद मैं उसका सलूशन करता हूँ। मेरे को पता नहीं था ना कि ये मतलब ये एक पेज में नहीं, एक पेज में मतलब होगा नहीं, इसलिए यहाँ पर लिख दिया हूँ, ठीक है ना।
तो बच्चों मैं इसको करके देखता हूँ, ठीक है ना। पहले मैं आपको बताता हूँ। इस पेंसिल को मैं आपको 2 तरीके से बताऊँगा। एक ऐसे बताऊँगा पूरा इसका लंबा मैं मेथड है एक्स और वाई मान करके उसका बताऊँगा इसको मैं, जो उसका आसान ट्रिक है उससे भी बताऊँगा, ठीक है, ताकि आपको दोनों तरीके मतलब अच्छे से आए और जो भी एग्ज़ाम में आपके दिमाग में उस समय आए उस तरीके से आप क्वेश्चन को लगा लो, ठीक है ना बच्चों। तो मैं क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ता हूँ। उसमें दिया है कि 600 किलोमीटर की यात्रा करने में 8 घंटे लगते हैं यदि 120 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से और शेष कार से की जाती है, ठीक है ना। और फिर यदि 200 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से और शेष कार से की जाती है तो 20 मिनट अधिक समय लगता है। तो ट्रेन की गति का कार की गति से अनुपात कितना है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर मतलब कि 2 तरह की चाल चली जाती है। एक बार ट्रेन से चली जा रही है 120 किलोमीटर, तो बाकी शेष कितना बचा 480 किलोमीटर कार से चली जा रही है, और तो लगते हैं 8 घंटे। फिर उसको अगली बार फिर उसको एक बार चली जा रही है 200 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी के 400 किलोमीटर चली जा रही है कार से, तब 20 मिनट एक्स्ट्रा मतलब 8 घंटे 20 मिनट लगते हैं। तो ट्रेन की गति और कार की गति का अनुपात पूछा है, ठीक है ना बच्चों। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे हमने किया, ठीक है ना। देखिए माना ट्रेन की गति क्या है एक्स तथा कार की गति क्या है वाई, ठीक है ना बच्चों। तो जब ट्रेन 120 किलोमीटर चलती है तो कार चलेगी 480 किलोमीटर, क्योंकि टोटल दूरी है 600 किलोमीटर। तो जब 600 में से 120 किलोमीटर ट्रेन से चल रहा है तो बाकी के जो बचा 480 वो कार से चलेगा, ठीक है ना। तो ट्रेन द्वारा लिया गया समय, तो ट्रेन द्वारा लिया गया समय क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो ट्रेन द्वारा चला गया दूरी क्या है 120 किलोमीटर है और ट्रेन की चाल क्या माना है एक्स। तो ट्रेन द्वारा लिया गया समय बराबर दूरी बटे चाल से क्या हो जाएगा 120 बटे एक्स, ठीक है ना। ये 120 बटे एक्स घंटा ये ट्रेन द्वारा लिया गया समय हो जाएगा, ठीक है ना, 120 किलोमीटर तय करने में। तो बाकी के 480 किलोमीटर चलने में कार द्वारा लिया गया समय क्या होगा क्या, ये भी उसी तरीके से दूरी बटे चाल से। तो 480 दूरी हो जाएगी और कार की चाल होगी वाई, तो कार द्वारा लिया गया समय 480 बटे वाई। और आप लोग को ध्यान से देना है कि ये 8 घंटे जो लग रहे हैं इसमें जो 120 किलोमीटर ट्रेन से चल रहा है और बाकी शेष जो दूरी कार से चल रहा है वो दोनों मिला करके उसको 8 घंटे लग रहे हैं 600 किलोमीटर दूरी तय करने में। तो इसका मतलब क्या है, जो ट्रेन द्वारा लिया गया समय है और जो कार द्वारा लिया गया समय है इन दोनों का योग क्या होगा 8 घंटे, ठीक है ना। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है 120 बटे एक्स घंटे और प्लस 480 बटे वाई घंटे, दोनों का मान क्या है 8 घंटे है, ठीक है ना बच्चों। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है ना। और फिर जब अगली बार जब ट्रेन चलती है तब वो क्या चलती है, तब वो 200 किलोमीटर चलती है ट्रेन, ठीक है ना। तो तब कार की कितनी चलती है, तब कार चलती है 400 किलोमीटर, ठीक है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमने समय निकाला उसी तरीके से, तब ट्रेन द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल। ट्रेन की दूरी कितनी दूरी चल रहा है ट्रेन 200 किलोमीटर चल रहा है, तो 200 बटे एक्स, क्योंकि ट्रेन की चाल एक्स है। इस तरीके से कार द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा 400 बटे वाई, ठीक है ना। अब क्या बोला है कि तब 20 मिनट जब 200 किलोमीटर ट्रेन से चलते हैं और 400 कार से, तब 20 मिनट अधिक समय लगता है, मतलब क्या 8 घंटे 20 मिनट लगते हैं। अब 20 मिनट को हम लोग घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग करेंगे तो ये 1/3 घंटा आएगा, ठीक है ना बच्चों। तो हम लोग इसको ले लिखते हैं कि 200 बटे एक्स प्लस 400 बटे वाई घंटे को मतलब कितना लग रहा है 8 घंटे, और प्लस 20 मिनट को हम लोग क्या लिख दिए हैं 1/3 घंटे में हम लोग उसको बदल दिए हैं, मतलब इतना घंटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग समझिएगा कि यहाँ बोला है कि 20 मिनट अधिक समय लगता है, तो दोनों का चाल जब दोनों का समय हम लोग जोड़ेंगे तो 8 घंटे 20 मिनट आएगा, तो 20 मिनट को हम लोग घंटे में लिख दिए हैं, ठीक है ना, कि 1/3 घंटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको गुणा करेंगे 8 × 24 = 25, मतलब 25/3 घंटे उसको लग रहे हैं, ठीक है ना। तो 3 का गुणा हम लोग कर देंगे, इधर तिरछा गुणा कर देंगे 3 का, तो ये क्या हो जाएगा 3 का हम लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, जब ऐसे कोष्टक कर लेंगे ना तो 3 का गुणा हुआ तो ये यहाँ होगा, फिर 3 का गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, दोनों में होगा। तो 300 गुणा इसमें करेंगे तो ये 600 हो जाएगा और ये 1200 हो जाएगा। तो 600 बटे एक्स प्लस 1200 बटे वाई = 25, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हमको समीकरण 1 और 2 को मतलब आपस में मतलब घटाना है, ठीक है ना, ताकि ये या तो एक्स कट जाए या तो वाई कट जाए, ठीक है ना, ताकि आसानी से मान हम लोग निकाल सकें। तो इसको हम लोग घटाने के पहले हम लोग बराबर करेंगे कि कोई एक मान बराबर हो। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग एक्स को बराबर करते हैं। तो यहाँ पर एक्स क्या है 120 बटे एक्स है, तो हम लोग यहाँ पर भी इसको 120 बटे एक्स लाने का प्रयास करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 5 से भाग देने पर समीकरण 2 में
दोनों तरफ 5 से भाग देने पर, क्योंकि हम लोग दोनों तरफ किसी भी संख्या का गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, तो 5 से भाग करने पर, तो जब यहाँ 5 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, यहाँ पर 5 से भाग करेंगे तो ये 25 5 हो जाएगा, और यहाँ से 5 से भाग करेंगे तो ये 120 आएगा, यहाँ 5 से भाग करेंगे तो ये 240 आएगा। ठीक है ना। अब देखिए ये क्या होगा, ये समीकरण 3 बन गया। ठीक है ना बच्चों। तो समीकरण 1 से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 3 को हम लोग घटाएंगे तो क्या आएगा, 480। और देखिए जब घटाएंगे तो ये 120 एक्स ये दोनों कट जाएगा आपस में, बचेगा क्या, 480y माइनस 240y ये बचेगा। ठीक है, और 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पर हम लोग y को हम लोग लेंगे एलसीएम तो y आएगा, फिर ऊपर घटाएंगे तो क्या आएगा, 240/y आएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 आएगा तो 3y बराबर 240, तो y का मान क्या आ गया बच्चों, y का मान आ गया 80। मतलब क्या, यहाँ पर y क्या है, y क्या है, y कार की गति है, तो कार की गति का चाल आ गया 80। तो हम लोग y का मान समीकरण 1 में हम लोग रख देंगे, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे तो 120/x प्लस 480/80 बराबर 8। यहाँ पर 80 से काटेंगे 6 बार में कटेगा, 120x प्लस 6 बराबर 8। ठीक है बच्चों। अब फिर ये 6 उधर जाएगा तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर घट जाएगा 6 तो क्या आएगा, 2 बचेगा, तो 120/x बराबर 2, यहाँ पर 2x बराबर 120, तो x का मान क्या आ गया 60। अब प्रश्न में ये x क्या है, x ट्रेन की गति है, तो ट्रेन की गति आ गई 60 और कार की गति आ गई 80। अब बोला क्या है, ट्रेन की गति और कार की गति का अनुपात, तो 60/80 कर लेंगे, काटेंगे क्या आएगा, 3/4, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है ना बच्चों। देखिए ये जो तरीका है, ये तरीका समीकरण बनाने का। ठीक है ना। अगर ये आपको समझ में आया होगा तो बताइएगा जरूर। ठीक है ना बच्चों। नहीं तो मैं आपको दूसरा तरीका अभी फिर से अभी तुरंत बता रहा हूँ। ठीक है ना बच्चों। इसको भी आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, ताकि अगर एग्जाम में कोई भी तरीका समझ में आए, शॉर्ट ट्रिक दिमाग में ना आए, तो इस तरीके से मेरे बच्चे मतलब आराम से लगा सकें। ठीक है ना बच्चों। इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए। ठीक है ना, मैंने कैसे किया है। तो बच्चों ये 13वां प्रश्न है, इसका हम जो एक शॉर्ट मेथड है अब वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है ना बच्चों। ये दिख क्यों नहीं रहा है बच्चा, अभी को दिखा। ठीक है ना, ये दिख नहीं रहा। ठीक है ना, मुझे लगा क्यों दिख नहीं रहा है, मेरा कैमरा ख़राब हो गया क्या बच्चों। ठीक है ना, ये देखते हैं। देखिए प्रश्न में क्या बोला है, इसको मैं अभी शॉर्ट ट्रिक से बताने वाला हूँ। ठीक है ना, कि 600 किलोमीटर की यात्रा, मतलब उसको 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे लगते हैं यदि 120 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से और शेष कार से की जाती है, और यदि 200 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से और शेष कार से की जाती है तो 20 मिनट अधिक लगते हैं। तो ट्रेन की गति का कार की गति से अनुपात बताइए। ठीक है ना, ये बोलिए प्रश्न है। ठीक है, तो हम लोग 2 कंडीशन है, एक कंडीशन एक है, एक कंडीशन बी है। ठीक है ना। तो पहले कंडीशन में क्या कितना है, 120 किलोमीटर चल रहा है कि किससे, ट्रेन से चल रहा है। ठीक है ना, और बाकी 480 कितना चल रहा है, ये चल रहा है कार से। तो कितने घंटे लग रहे हैं 8 घंटे लग रहे हैं। और जो दूसरा कंडीशन है, इसमें चल रहा है 200 किलोमीटर ट्रेन से चल रहा है और बाकी के 400 चल रहा है किससे चल रहा है, कार से चल रहा है। ठीक है ना। तो कितने लग रहे हैं, तो 20 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, मतलब 8 घंटे 20 मिनट लग रहे हैं। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर कितना चला था 120, और यहाँ पर कितना चला 200, मतलब कि 80 किलोमीटर जब एक्स्ट्रा चल रहा है, जब 80 किलोमीटर ट्रेन ज़्यादा चल रही है तो 20 मिनट टाइम बढ़ जा रहा है, मतलब 20 मिनट ज़्यादा समय लग रहा है। ठीक है ना। तो यदि मान लीजिए जो बाकी की भी, देखिए यहाँ पर 120 किलोमीटर दूरी ट्रेन चली रही है, तो जो 80 किलोमीटर जब इसमें जा रहा है, ट्रेन चल रही है, इसका 80 किलोमीटर ट्रेन चल रही है तो 20 मिनट ज़्यादा लग रहा है। तो मान लीजिए अगर मान लीजिए पूरा 480 किलोमीटर ट्रेन चलेगी तो कितना ज़्यादा लगेगा, जब 80 चलने से 20 मिनट लग रहा है तो पूरा 480 का ट्रेन चलेगी तो कितना चलेगा, तो हम लोग 80 से भाग करेंगे 480 से हम लोग 80 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 6, मतलब कि जब 80 चल रही है तो 20 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ मतलब कि 6 गुना लगेगा, फिर तो 20 × 6 कर लेंगे कितना, 120 मिनट ज़्यादा लगेगा, 120 मिनट ज़्यादा लगेगा। अगर पूरा 480 किलोमीटर दूरी अगर ट्रेन चल रही है तो 120 मिनट ज़्यादा लगेगा। ठीक है ना, आप लोग यहाँ से देखिएगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा। पहले ट्रेन 120 चल रही थी, अगर ट्रेन 200 चलने लगी, मतलब 200 किलोमीटर चलने लगी तो 20 मिनट ज़्यादा समय लगने लगा। ठीक है ना, ये दूरी है, जब ट्रेन 120 किलोमीटर दूरी चल रही थी तब समय लग रहा था 8 घंटे,
और जब ट्रेन 200 किलोमीटर दूरी चलने लगी तो मतलब 20 मिनट ज़्यादा लगने लगा, ठीक है ना। मतलब कि इसमें का जब जब कार का संगति 80 किलोमीटर ट्रेन चल रही है तो 20 मिनट ज़्यादा समय लग रहा है। तो यदि कार का पूरा संगति ट्रेन चल दे तब कितना घंटे ज़्यादा लगेगा, कितना टाइम ज़्यादा लगेगा। तो 80 किलोमीटर चलने पर 20 मिनट ज़्यादा लग रहा है, तो 480 किलोमीटर चलने में कितना ज़्यादा लगेगा। तो हम लोग भाग देंगे तो 6 टाइम जाएगा, मतलब क्या, तो 20 छक्का 120 मिनट ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है ना। 120 मिनट ज़्यादा समय लगेगा, मतलब क्या, पहले लग रहा था पहले लग रहा था कितना 8 घंटे, अब 120 मिनट और 120 मिनट और लगेगा, मतलब क्या 2 घंटे और लगेगा। मतलब क्या, पूरी दूरी ट्रेन से तय करने पर 8 और 2 10 घंटे हमको लगेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ट्रेन तो 120 आप अपना चल ही रही थी, जब 480 कार का भी संगति चलने लगी तो 2 घंटे और एक्स्ट्रा लग रहे हैं। मतलब क्या, पूरा 600 किलोमीटर दूरी ट्रेन से तय करने पर पूरा 600 किलोमीटर दूरी ट्रेन से तय करने पर 10 घंटे लग रहे हैं, ठीक है ना। तो ये लग रहे हैं, तो ये 4 बराबर क्या हो गया, 4 बराबर क्या हो गया, ट्रेन की 4 बराबर दूरी, कुल दूरी जितना ट्रेन चल रही है और समय कितना लग रहा है, 10 घंटे ले रही है ट्रेन, ठीक है। तो काट देंगे तो 4 बराबर क्या आ जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गई आपकी इसकी चाल, ठीक है ना, इसकी ट्रेन की चाल आ गई, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब हम लोग इसका किसी भी में चाहे इसमें रख लेंगे चाहे इसमें मान रख लेंगे, ठीक है ना। कि मान लीजिए, देखिए ये टोटल लग रहे थे 8 घंटे, ठीक है ना। तो जब ट्रेन की चाल 60, जब ट्रेन की चाल की क्या है, जब ट्रेन की चाल है 60, ठीक है ना, तो 120 किलोमीटर चलने में ट्रेन कितना घंटे लेगी, 2 घंटे लेगी, ठीक है ना। तो 2 घंटे, बाकी बचा 6 घंटे, बाकी बचा, क्योंकि 8 घंटे में से 2 घंटे ट्रेन चल रही है 120 किलोमीटर, क्योंकि इसकी चाल है 60 किलोमीटर, तो बाकी बचा 6 किलोमीटर, सॉरी बाकी बचा 6 घंटे। मतलब बाकी की जो बची दूरी है 480 किलोमीटर, ये कार तय कर रही है 6 घंटे में, ठीक है ना बच्चों। जो बाकी की दूरी है 480 किलोमीटर बच रही है, उसको कार तय करे 6 घंटे में। तो इसकी चाल क्या हो गई, 4 बराबर दूरी बटे समय क्या हो गई 80, तो कार की चाल क्या हो गई 80, ट्रेन की चाल क्या है 60, कार की चाल है 80। अब दोनों का अनुपात हमको निकालना है, तो काट देंगे तो 20 तियाँ, अब 20 चौको आ गया ना, 3:4, ठीक है बच्चों। ये इसका शॉर्ट तरीका था, मैंने मतलब थोड़ा अच्छे से आपको बताया है, मतलब इसका थोड़ा बताने का लंबा प्रयास किया है इसलिए। नहीं तो अगर आप लोग अब इसको आप लोग अच्छे से समझ गए ना, तो आप इसको बच्चों तुरंत चुटकी में कर दोगे, ठीक है बच्चों। मैं फिर से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। देखिए, इसमें 2 कंडीशन दिया है, एक बार जब ट्रेन चलती है 120 किलोमीटर तब कार चलेगी 480 किलोमीटर, फिर जब दोबारा तब लगते हैं टोटल 8 घंटे, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन में जब ट्रेन चलती है 200 किलोमीटर तब कार चलती है 400 किलोमीटर, तब लगते हैं 8 घंटे 20 मिनट, ठीक है बच्चों। तो मतलब देखिए, अरे यहाँ से यहाँ पर क्या हुआ, ये ट्रेन 80 किलोमीटर अधिक दूरी चली है, तब क्या हुआ है 20 मिनट एक्स्ट्रा समय लग गया है। जब ये ट्रेन 80 किलोमीटर ज़्यादा दूरी चल रही है तो 20 मिनट एक्स्ट्रा समय लग गया है, ठीक है ना। तो मान लीजिए अगर यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो कार का शांति, ये जो दूरी 80 चली है, ये कार का शांति चली है ना 80 किलोमीटर, तब 20 मिनट एक्स्ट्रा लगा है। अब मान लीजिए कार का जो पूरा शांति है 480, ये पूरा इसका ट्रेन चल ले रही है, तब कितना लगेगा। तो जब 80 में 20 लग रहा है तो 480 किलोमीटर चलने में 120 मीटर एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है ना बच्चों। 120 किलोमीटर 120 मिनट समय एक्स्ट्रा लगेगा, 120 मिनट मतलब 2 घंटे एक्स्ट्रा लगेगा। तो पूरा क्या, पहले लग रहा था 8 घंटे, अब 2 घंटे एक्स्ट्रा लग रहा है, तो मतलब कि टोटल 10 घंटे है। कि यदि टोटल दूरी 120 अपना और 480 कार का, अगर टोटल 600 किलोमीटर दूरी अगर ट्रेन चल रही है तो टोटल 10 घंटे समय लग रहे हैं। तो 4 बराबर 600 बटे 10, ठीक है, समय कितने लग रहे हैं, 10 घंटे लगेंगे उसको। तो यहाँ पर काटेंगे तो ट्रेन की चाल आ जाएगी 60 किलोमीटर, ठीक है। तो ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर, तो ट्रेन जब 120 किलोमीटर चलेगी 60 की स्पीड से तो 2 घंटे लगेगी, टाइम 2 घंटे समय लेगी, ठीक है। तो मतलब कि जो बाकी के 6 घंटे, क्योंकि यहाँ पर 8 घंटे में चल रही है, तो मतलब बाकी के जो 6 घंटे हैं उसमें ट्रेन जो बचे हुए जो कार है वो बचे हुए 480 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो कार की चाल बराबर 480 किलोमीटर दूरी और 6 घंटे समय में तय करेगी। तो कार की चाल क्या आ गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों का अनुपात हमको निकालना है, हमने अनुपात निकाल दिया है, ठीक है बच्चों। अगर ये प्रश्न समझ में कोई भी दिक्कत होगा
आपको हमको बताइएगा, ठीक है ना। इस प्रश्न को हम आपको और अच्छे से बताएंगे, ताकि अगर आगे किसी भी मौके किसी भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए तो मेरे बच्चे मतलब एकदम आराम से चुटकी बजा के कर दें, ठीक है ना। और टेंशन बिल्कुल, इस टाइप का प्रश्न समझ में आता है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, स्माइल करते हुए पढ़ना है और मेरे को बताना है। मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है ना बच्चों, स्माइल करना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे दांत दिखाना, मैं दांत बना देता हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, ये तो खतरनाक दांत बन गए बच्चों। ऐसे कान खड़ा करके, ठीक है। चलिए टेड्डी बियर बना देता हूँ, टेड्डी बियर, टेड्डी बियर, ठीक है ना बच्चों। ऐसे स्माइल करते हुए दांत दिखाते हुए पढ़ना है, ठीक है ना। अब बच्चों हम लोग प्रश्न नंबर 14 देखने वाले हैं, ठीक है ना। ये प्रश्न देखते हैं क्या है। किसी वस्तु को किरण वरुण को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है। वरुण उस वस्तु को अरुण को 1155 में बेचता है और 5% का लाभ प्राप्त करता है। किरण ने उस वस्तु को किस मूल्य पर खरीदा, ठीक है ना बच्चों। तो इस प्रश्न को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, अच्छे से पैर फोल्ड कर लेते हैं, पैर में टच हो गई विद्या माता सवरी सवरी, ठीक है ना, ठीक है ना। अब हम लोग इसको प्रश्न करने के प्रयास करते हैं कि हम लोग क्या प्रश्न क्या बोला है कि किरण वरुण को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है। वरुण उस वस्तु को अरुण को 1155 में बेचता है और 5% का लाभ प्राप्त करता है। किरण ने उस वस्तु को किस मूल्य पर खरीदा, ठीक है ना बच्चों। तो हम लोग देखते हैं कि मानते हैं कि किरण ने उस वस्तु को, मान लीजिए माना 100 पे खरीदा, ठीक है ना। माना किरण ने खरीदा कितने में खरीदा, 100 में खरीदा, ठीक है ना। अब वो वरुण को 10% लाभ पर बेचता है, तो मतलब कि वरुण ने कितने में खरीदा, मतलब ये किरण वरुण कितने में बेच रहा है, 110 में बेच रहा है, क्योंकि 10% लाभ पे बेच रहा है। तो वरुण ने कितने में खरीदा, क्योंकि ये जब किरण बेच रहा है तो वरुण खरीद रहा है, तो किरण उसको 110 में बेच रहा है, क्योंकि 10% लाभ लेके बेच रहा है। तो वरुण ने खरीदा कितने में खरीदा, वरुण ने खरीदा 110 में, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या दिया है। वरुण उस वस्तु को 1155 बेचता है और 5% का लाभ प्राप्त करता है। मतलब ये 1155 पर वो मतलब जो 1155 में बेच रहा है और 5% का लाभ प्राप्त कर रहा है, ठीक है ना। तो ये अभी ये जो 110 रुपये है, ये वरुण का क्या है, ये वरुण के लिए क्रय मूल्य है, क्योंकि वरुण ने इतने पर खरीदा है, ठीक है ना। पर जब इसका हम लोग 5% इसका जोड़ देंगे, इसका निकाल करके, तो इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। और इसका विक्रय मूल्य क्या है, 1155 में इसने बेचा है अरुण को, तो वरुण के लिए विक्रय मूल्य क्या है, 1155, क्योंकि वरुण ने 1155 में अरुण को बेच दिया है। तो इसका 5% निकालेंगे हम लोग, इसका 5% हम निकालेंगे, क्योंकि ये 5% लाभ कमा रहा है। हम लोग यहाँ निकालते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। इसका 5% लाभ निकालेंगे हम लोग कि कितना, क्योंकि जो लाभ निकलता है वो क्रय मूल्य पर निकलता है। तो वरुण के लिए क्रय मूल्य क्या है, 110 रुपये, क्योंकि वरुण ने 110 पर इसको खरीदा है, ठीक है ना। तो इसका 5% निकालेंगे हम लोग, तो इसका इसको हम लोग इसमें बुरा करेंगे तो क्या आएगा, 11×5 = 55, 550 आएगा बटे 100। इसका पॉइंट लगाएंगे तो क्या आएगा, 5.5, ठीक है ना। ये आ गया इसका वरुण का लाभ, ठीक है ना, क्योंकि 5% लाभ नहीं निकालना, तो 5% लाभ। तो अब वरुण के लिए विक्रय मूल्य क्या हो गया, वरुण का विक्रय मूल्य जिस पर वरुण बेच रहा है, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ है। तो इसके लिए क्रय मूल्य क्या है वरुण के लिए, क्योंकि 110 रुपये, क्योंकि 110 पर खरीदा है, और लाभ की कितना कमा रहा है, 5%, मतलब 505 कमा रहा है। इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, 115.5, ये आ गया विक्रय मूल्य, ठीक है ना। ये आ गया विक्रय मूल्य। पर ये यहाँ जिस पर वरुण बेच रहा है इसका विक्रय मूल्य, पर यहाँ इसका मान क्या दिया है, उस वस्तु को वरुण 1155 में बेचता है, ठीक है, 1155 में। तो मतलब जो इसका विक्रय मूल्य 115.5 का मान क्या दिया है, 1155 में बेच रहा है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब प्रश्न बोला क्या है कि किरण ने उस वस्तु को किस मूल्य पर खरीदा, मतलब किरण ने किस पर खरीदा, 100 में खरीदा था, हमको 100 का मान निकालना है, ठीक है ना बच्चों। तो क्या आ जाएगा, यहाँ 100 कर लेंगे। अब 1155 बट्टे 115.5 गुणे 100, ठीक है। अब इसको हम लोग काटेंगे, मान लीजिए हमें यहाँ से हम लोग दशमलव हटाएंगे, ऊपर दशमलव ऊपर जीरो पर हटा देंगे, ऐसे ये हो जाएगा, और नीचे 11 5 गुणे 100,
ये कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा एक बार में, यहाँ 1 जीरो है तो क्या आ गया 10 गुणे 100 बराबर 1000। मतलब कि किरण ने उस वस्तु को 1000 रुपये में खरीदा था। ठीक है ना बच्चों। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं करना, वैसे यही हमको ये बस हमको यही करना है कि मतलब यही 100 मान के हमको कर देना है। क्योंकि ना देखिए मैं बताता हूँ, देखिए अगर कोई भी वस्तु जो जिस रेट पर खरीदता है वो उसके लिए क्रय मूल्य होगी। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर किरण, हमने माना था किरण 100 पे खरीद रहा है, ठीक है ना, पर वो उसको क्या बोलते हैं, वरुण को 10% लाभ पर बेच रहा है। तो क्या हो गया, तो वो मतलब वरुण को कितना में 110 में बेच रहा है, मतलब क्या वरुण 110 में खरीद रहा है। तो वरुण के लिए क्रय मूल्य क्या हो गया, वरुण के लिए क्रय मूल्य हो गया 110 रुपये, क्योंकि वरुण 110 में खरीदा है। पर वरुण उसी वस्तु को अरुण को 1155 में बेच करके 5% का लाभ कमा रहा है। ठीक है ना। तो वो लाभ किस पे कमा रहा है, क्रय मूल्य पे कमाएगा। तो क्रय मूल्य ये है वरुण के लिए, तो जिसका 5% हम जब निकालेंगे तो आएगा 5.5। तो वरुण के लिए विक्रय मूल्य क्या हो गया, क्रय प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य क्या है इसके लिए 110 है, और लाभ क्या है 5.5 आया है, जुड़ेंगे 115.5 आ गया। पर यहाँ पर कितने में बेचा है, वरुण उस वस्तु को अरुण को 1155 में बेचता है, मतलब 115.5 का मान क्या है, 1155 रुपये है। यहाँ पर ये लिख दिए हमको किसका मान, हमको 100 का मान निकालना है बच्चों, क्योंकि किरण जिस पर खरीदता है वो निकालना है। तो किरण को हमें मान, किरण 100 पे खरीदता है, 100 का मान निकालेंगे, 1155 बटे ऐसे कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो अगर इस मतलब कि मॉक में ये जो क्वेश्चन बताया है, अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मतलब कि मुझको ज़रूर बताइएगा, ताकि और अच्छे से बता सके। ठीक है ना बच्चों। बिल्कुल ही मतलब बेझिझक पूछना है, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को क्वेश्चन बताने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है ना बच्चों। और जब बच्चे क्वेश्चन लगाते हैं तो मुझको बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है अपने बच्चों पर। ठीक है ना। तो अच्छे से पढ़ते रहना है और एग्ज़ाम को एकदम तहलका से फोड़ देना है। ठीक है बच्चों। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे ऐसे दाँत ही बनाता हूँ। ठीक है, ऐसे 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 दाँत दिखाना है, ऐसे गोलू मोलू। अब किस बार पेट बनाता हूँ, ताकि पेट फूला हुआ पेट ऐसे कान खड़े करके ऐसे ठीक है बच्चों, ऐसे पढ़ते रहना है, दांत दिखाते हुए पढ़ते रहना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।